नमस्ते। महाराष्ट्र की सियासत इस समय लगातार जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। एक-एक करके कई सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिनकी वजह से ये जो सियासत को लेकर के बातचीत हो रही है कि बेहद तेज़ी से वहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तमाम बड़े-बड़े नेताओं के अलग-अलग बयान, फिर कहीं पोस्टरबाज़ी होना शुरू हो जाती है और सबसे जो बड़ी बात है जो इस समय शायद भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से एक शरद पवार की जो तमाम नई-नई सिचुएशंस हो रही हैं, जो कभी वो अडानी को लेकर के बात करते हैं, कभी जेपीसी को लेकर के विपक्ष से अलग मुद्दे पर चले जाते हैं और कभी अरविंद केजरीवाल की बतौर मुख्यमंत्री तारीफ करना शुरू कर देते हैं और कभी वो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़ते हैं, जिस पर ये चर्चा होने लगती है कि जल्द ही शरद पवार एमवीए छोड़ करके और शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएँ। कई सारे इक्वेशंस की बात हो रही है। आज हम महाराष्ट्र की उसी राजनीति को समझेंगे, महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को समझेंगे और साथ ही इस बात को भी जानने, समझने और खोजने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार क्या एमवीए के साथ अभी लंबी पारी खेलेंगे या फिर जल्द ही उनको एक नए रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग के साथ मौजूद हैं धनंजय कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार, जो सारी सिचुएशंस को विस्तार से आपको अभी समझाने का काम करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के लगातार बात हो रही है, कई सारे बड़े-बड़े धमाकों की खबरें लगातार सुनाई दे रही है। पहले सर जरा इन धमाकों और इन संभावनाओं की ही एक आप रूपरेखा बता दीजिए, फिर हम लोग और सवालों के साथ आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए, ये धमाके अभी कुछ दिनों से नहीं है। मैं इसको कहूं कि इसकी धमाके तो बहुत ज़माने से हो रहे हैं, जब से ये विधानसभा बनी है। आप याद कीजिए 2019 और चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी शिवसेना मिलकर के लड़े और बहुमत भी आया, लेकिन शिवसेना ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। शिवसेना के प्रमुख ने कहा कि हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी ने कहा कि हम ज़्यादा सीट लाए इसलिए हमारी पार्टी से बने। बड़ा हंगामा हुआ, आपके दर्शक भी बहुत वाकिफ हो गए। और उसके बाद जो है अचानक एक दिन खबर आई कि एनसीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली रात में, और सुबह सुबह खबर आई और फिर बड़ा हंगामा मचा। वो भी आप सबको याद होगा, मैं खाली याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। और वो जो है वो सरकार, फिर उसके एनसीपी के विधायक कुछ गायब हो गए, फिर किस तरह से विधायकों को ढूंढा गया, लंबा स्ट्रगल चला था। पूरा एकदम जो है टॉक ऑफ द कंट्री जो है वही महाराष्ट्र और एनसीपी के विधायक थे। और फिर किस तरह से हरियाणा के विधायक रेस्क्यू किए गए, मतलब समझ लीजिए, है ना, किस तरह से हरियाणा से वो विधायक लाए गए, छुड़ा करके, बचा करके। और हरियाणा स्टूडेंट विंग और जो है वो जो दिल्ली के जो नेता हैं उसमें कई लड़कियां, कई नए चेहरे, उन लोगों ने मिलकर के बड़ी संकट के साथ मोटरसाइकिल से भगाया, कार से भगाया, और कैसे कैसे कर करके जो है वो बचा करके जहाज पे चढ़ाया। और विधायक यहाँ आए थे और फिर सरकार बनी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर के, जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, वो सरकार बनी। तो वो सरकार ही बनी थी 2019 से बहुत संघर्ष के बाद। और ये समझ लीजिए संघर्ष इस तौर पर भी आप देख लीजिए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह उसके गृह मंत्री बन चुके थे, और उस वैसी स्थिति में बीजेपी के मुंह से, या कहिए बीजेपी के पीछे से सत्ता खींच करके ले आना, कि कुर्सी पे बैठ गए तो लोग सत्ता खींच करके ले आए और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो ये सारा समीकरण जो बनाने वाला था, जो रणनीतिकार था, वही शरद पवार थे। तो दूसरे किसी नेता के बूते की बात नहीं थी, तो सरकार बननी नहीं थी, सरकार वही बन जाती जो बनी थी। लेकिन फिर उसको इतना लंबा संघर्ष किया बीजेपी के लोगों ने, और फडणवीस तो कहते हैं कि इसके लिए लगा ही दिए गए थे। 2.5 साल भले सरकार चली शिवसेना की, उसमें कोरोना आया, वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन वो लगातार बीजेपी के लोग लगे रहे, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, कि किस तरह से तोड़ा जाए इस सरकार को। और फाइनली ईडी सीबीआई की मदद से वो सफलता मिली, और शिंदे के नेतृत्व में जो है विधायकों का एक बड़ा दल टूटा और शिवसेना की सरकार गई, और ये नई सरकार बनी। तो ये अब नई सरकार बनने के बाद लगातार ये कयास लगते रहे कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये सरकार कितने दिन चलेगी। और ये सरकार भी बनी, तो आप याद कीजिए कि था कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे और ये उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे शिंदे। लेकिन अचानक परिदृश्य बदलता है, दिल्ली से फोन आता है, नड्डा साहब फोन करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको उप मुख्यमंत्री का शपथ लेना है, शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब लोगों ने देखा कि किस तरह से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हुई,
किस तरह से देखा कि जो है शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरह से फिर जो है शिंदे को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये सब कवायद क्यों हुई, दो पहलू को समझना जरूरी। ये कवायद क्यों हुई और इस कवायद में इतना जो संघर्ष करना पड़ा उसमें शरद पवार का कितना बड़ा रोल है। तो पहले मैं कवायद क्यों हुई ये बता दूं 2 लाइन में कि ये कवायद इसलिए हुई कि महाराष्ट्र जो है वो आन बान शान का जो है प्रतीक बन गया बीजेपी के, कि हमको किसी भी हाल में महाराष्ट्र को तो अपने कब्जे में लेना था, ये निकल कैसे गया। तो एक तो शिवसेना को सबक सिखाना था, दूसरा जो है महाराष्ट्र जो है आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो उसकी वजह से पैसों का बड़ा खेल है यहाँ। सारे उद्योगपति, सारे बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनके हेड ऑफिसेज यही है, तो अगर उस पर कब्जा नहीं रहेगा तो सत्ता कैसे चलेगी। तो बीजेपी के सामने ये संकट था, तो ईगो भी था और पैसों का भी खेल था दोनों। अब शरद पवार के लिए था कि अगर तोड़ करके बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको याद कीजिए कि उस समय जो चुनाव से पहले शरद पवार को भी ईडी की धमकी दी गई थी, शरद पवार खुद चल पड़े थे कि मैं ही आ रहा हूं, किस तरह से मामला संभाला गया। तो सबसे ज्यादा मतलब शिवसेना तो बीच में कुचल दी गई बोलिए, लेकिन असली झगड़ा जो है वो शरद पवार वर्सेज मोदी अमित शाह है, ये झगड़ा बेसिकली ये है। शिवसेना तो बीच में रौंदा गई, तो अभी भी वो संघर्ष चल रहा है, और शिंदे के बनने के बाद भी लगातार ये, अभी देखिए मंत्रिमंडल का तो विस्तार हुआ नहीं, लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बाद लंबे समय से चल रहा है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। एक लाइन और बोल के खत्म करते फिर बात सवाल। अब उसके बाद अभी जो चल रहा है वो फिर से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो बहस चली और जो जजमेंट आना है अभी, तो जजमेंट आएगा उसमें कहा जा रहा है, जो कयास लग रहे हैं, जो वहाँ डिबेट हुई, बहस हुई, तर्क वितर्क हुए, उससे आधार पे कहा जा रहा है कि 16 विधायक जो शिंदे गुट के हैं वो अयोग्य घोषित होंगे, जिसमें खुद शिंदे शामिल हैं। वैसी स्थिति में फिर और जो विधायक हैं वो भी अयोग्य साबित हो जाएंगे, और फिर सरकार जो है ये गिर जाएगी, फिर नई सरकार के समीकरण बनेंगे। तो ये सारे कारण इसके बताए जा रहे हैं। जी बोले आप। सर, शिंदे, अभी जैसे आपने पूरा प्रक्रिया पूरी बताई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया गया, वो ठीक है। तब भारतीय जनता पार्टी शायद, जो हम लोग जितना समझते हैं उसके हिसाब से, ये सोच रही थी कि शिंदे जो है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव कर देंगे, कुछ बड़ी क्रांति कर देंगे, बहुत बड़ा इनका स्ट्रक्चर मान के चल रही थी। पर जब इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो स्थितियां सामने आई, वो शायद भाजपा के फेवर में जाती हुई नहीं दिखी। लोग को छोड़ दीजिए, खुद शिंदे के साथ के जो लोग हैं उनमें भी नाराजगी शुरू हो गई। इसके अलावा जो आपने कोर्ट की बात की, अब एक चीज तो ये कि शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी को अब बोझ लगने लगे हैं, क्योंकि उनका जो वो ऑरा जो देख करके लाई थी भाजपा, वो कहीं पूरा होता नहीं दिखा। दूसरा, कोर्ट के बयान आने के बाद अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहते तो फिर कौन? देवेंद्र फडणवीस के लिए भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार ने खुद इसकी ख्वाहिश व्यक्त कर दी है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, पोस्टरबाजी शुरू हो गई। तो फिर शिंदे के बाद कौन? ये एक संभावनाओं का द्वार जो खुल रहा है सर, इसको फिर कैसे लोगों को, क्या लोग क्या समझें इसको लेकर के? देखिए, अब एक और बताऊं कि जिस जो सेना के सरकारिया कहिए कि महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का जिसने रचा षड्यंत्र और सारी चीजें रची, और उसमें अचानक बदलाव हुआ और उसमें शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, तो वो जो रचने वाला है वो ये जानता था। अगर कहें कि उसको नहीं पता है कि शिंदे लाभ दे जाएंगे बीजेपी को, अगर ये उनको लगा था, तो मैं उनको कहूंगा कि उनको रणनीति राजनीति कुछ समझ में नहीं आता। आप एक बात समझिए, कोई भी पार्टी जो, आप समझिए, आप यूपी की बात करूं कि अखिलेश यादव से कोई विद्रोह करके कुछ विधायक फूट के जाते हैं, तो क्या भविष्य में वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में होंगे? वो तात्कालिक तौर पर ठीक है, आपने अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ दिया, क्योंकि व्यक्तिवादी पार्टी है। तो शिवसेना वैसी ही पार्टी, शिवसेना में मतलब होता है उद्धव ठाकरे के जो 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 उनके वोटर भी वैसे ही है कि जो ठाकरे साहब के प्रति जो अपनी आस्था रखते हैं या उनके में उनमें विश्वास जताते हैं, वो तो उनके नाम पर विधायक जीत के आते हैं। विधायक के दम पे शिवसेना में विधायकों की संख्या बढ़ती है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। तो जब शिंदे तब टूट के गए थे तो जाहिर था कि शिंदे जो है इतने ताकतवर नहीं है कि वो शिवसेना की जगह ले सके। वो आपने कितना क्या नहीं किया, मतलब शिवसेना का नाम छीन लिया, उसका ये छीन लिया, वो छीन लिया, जितना कर सकते थे। अमित शाह जी ही अगर कहें इसके पीछे हैं, तो अमित शाह जी ने क्या नहीं किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जनता पे किसी नेता का नियंत्रण नहीं। और ये अमित शाह जी मुझे लगता है यहाँ चूक गए, वो नहीं समझ पाए कि ये जो, समझिए, बीजेपी को तोड़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कैडर वोट है,
आरएसएस है, कांग्रेस के आप विधायकों को खरीद लेते हैं, चलिए, हालांकि महाराष्ट्र में तो वो भी नहीं बिका है, कांग्रेस के विधायक नहीं बिक सके, नहीं खरीदे जा सके। खैर, अब सवाल उठता है कि ये जो शिंदे जो है वो बोझी होने थे, ये तो पहले से स्पष्ट था, और वो जो बनाया था वो इसलिए बनाया था मुख्यमंत्री इनको कि शायद शिवसेना का वोट शिफ्ट हो जाएगा, एक ये सोचा था। दूसरा ये था कि शिंदे को बना देंगे तो 40 विधायकों को जोड़े रखने की जिम्मेदारी शिंदे की होगी, बीजेपी की नहीं होगी। अगर समझिए फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो शिंदे किसी भी समय झटका दे करके और निकाल ले सकते थे कि भैया हमको ये नहीं मिला, हम समर्थन वापस ले रहे हैं, वो खेल हो सकता था। तो उस मामले में बीजेपी के रणनीतिकार ने सही रणनीति लगाई कि भैया एक काम करो, इसी को मुख्यमंत्री बना दो और उसके बाद फिर हम तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि सरकार से तो निश्चिंत हो जाएंगे, ये जो 40 टूट के आए हैं वो जाने वाले कहीं नहीं है। तो वैसी स्थिति क्रिएट की गई। लेकिन क्या होता है राजनीति में, हर चीज आपका या कई फ्यूचर जो है आप प्लान करते हो, लेकिन आपके अनुसार ही फ्यूचर होगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बनाने में केवल आपका योगदान नहीं है, कई सारे लोग और उसमें शामिल है, और महाराष्ट्र में शरद पवार शामिल है, कांग्रेस है। अब देखिए एक और आप बात मैं कहूं कि अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एनसीपी में टूट हो जाएगी और अजित पवार चले जाएंगे उनके साथ, बीजेपी के साथ शरद पवार की पार्टी को तोड़ देंगे, ये फालतू की ये है, और ये केवल गोदी मीडिया द्वारा खड़ा किया गया है ताकि कहीं कुछ बात बने, कुछ चर्चा होती रहे। शरद पवार ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो एक तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, पहली लाइन तो ये लिख लीजिए, शरद पवार बीजेपी के साथ कहीं, आपके प्रोग्राम में भी कहीं आनंद वर्धन जी ने जब किया था तो मैंने ये बात कही थी, नहीं जाने वाला शरद पवार कहीं। अब सवाल उठता है कि जो ये किया जा रहा है, एक और बयान आया कि जिसमें अजित पवार ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मुख्यमंत्री बने। और आप देखिए कि 2 दिन पहले, कल या परसों ही जो है उद्धव ठाकरे ने क्लियर कर दिया कि भैया हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, जिनको बनना, आपको अजित दादा पवार को बनना चीफ मिनिस्टर बने, तो वो मामला भी ये हो गया, स्पष्ट हो गया कि भाई अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, अभी तो कयास है, कोर्ट के जजमेंट आने के बाद अगर ये सरकार गिरती है और नई सरकार बनती है और नई सरकार महाविकास आघाड़ी की बनती है, वैसी स्थिति में अजित दादा पवार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये लाइन तो दे दी गई। अब तो अजित पवार चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं ना, तो चीफ मिनिस्टर आप बन जाइए, सब तैयार है। अब बात आती है कि क्या स्थिति बनती, तो ये तोड़ फोड़ की बातें हैं वो तो मुझे लगता है बेकार है। अब एक और बात आती है कि वो अडानी साहब से मिले, शरद पवार ने ये बयान दिया, जेपीसी की बात कही, शरद पवार ने वो कहा। देखिए शरद पवार जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं वो बड़े प्रैक्टिकल है, एक तो धोखेबाज नहीं है, वो जान लीजिए, दूसरी बात वो प्रैक्टिकल है, वो जानते हैं राजनीति जो है वो सीधी लकीर नहीं है, राजनीति आदर्श की राह पे चलना नहीं है, राजनीति में कई तरीके के तोड़ जोड़ होते हैं, अच्छे बुरे समझौते करने पड़ते हैं, और अच्छे बुरे समझौते हम भविष्य को देख करके राजनीति की करते हैं। कि अगर ऐसे कई बार आप देखते हैं, बचपन में हम लोगों ने किस्सा भी सुना है कि जब बड़ा सा कोई फानना होता है नाला, तो हम पीछे आते हैं, पीछे आके फिर दौड़ लगाते हैं और फिर जो है हम फान जाते हैं। क्रिकेटर जब बॉलिंग करते हैं तो विकेट के पीछे जाते हैं, फिर दौड़ करके आते हैं। तो कई बार वो भी होता है राजनीति में, उसको उस तरह से भी देखना चाहिए। तो शरद पवार के होते एनसीपी टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो एनसीपी जो टूट के धड़ा जाएगा बड़ा ताकतवर होगा, ये सब फालतू की बात है। और ये क्लियर कर दिया गया है इसके कांग्रेस के द्वारा भी और शिवसेना के द्वारा भी कि सरकार अगर बनती है तो आप बना दें। अब बात आती है कि जो अयोग्य होते हैं घोषित, सबसे मूल सवाल ये है राम जी कि अगर अयोग्य घोषित होते हैं 16 विधायक और उसके बाद बाकी जो विधायक, तो 40-42 विधायक अयोग्य जब हो जाएंगे तब क्या होगा? तब बहुमत का ये बदल जाएगा। फिर जो है अगर अल्पमत में ही अगर चुनना होगा सरकार तो फिर कैसी स्थिति बनेगी, फिर क्या होगा? लेकिन अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक सारे कयास जो है वो गोदी मीडिया के टीआरपी के लिए है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी शरद पवार जी, अब ये तो ठीक है कि मान लीजिए टूट की जो बात हो रही थी उस पर आपने स्पष्ट कर दिया कि टूट फिलहाल होने नहीं जा रही है, क्योंकि आप जमीन पर हैं, आपको ज्यादा पता है इसके बारे में। लेकिन सर, जो शरद पवार ने खुद ये बयान दिया था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, तो सत्ता एक जो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी, तो क्या वो जो शरद पवार का इशारा था वो एनसीपी के लिए था? और अगर ये इशारा था तो एनसीपी के नेतृत्व में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए शरद पवार जी जो है उन्होंने जो रोटी उलटने पलटने का बयान दिया है, और ये सही भी, क्या होता है तालाब में भी कहा जाता है कि अगर पानी अगर जमा है बहुत समय से तो उसका पीएच लेवल कम हो जाता है,
तो उसमें फिर जो है पानी डालना पड़ता है या मोटर चला करके पानी में पैदा करना पड़ता है, कंपन पैदा करना पड़ता है, या चूना डालते हैं लोग ताकि पानी ये होता है। सेम राजनीति में है, राजनीति में अगर चर्चा नहीं होगी तो शिथिल हो जाएगा। तो शरद पवार बहुत चतुर खिलाड़ी है, वो जानते हैं चर्चा में कैसे आई जाए। अभी देखिए इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, नीतीश कुमार चले गए, उनसे मिल लिए, उनसे तो नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, उधर जो है सत्यपाल मलिक जी चर्चा में है, तो शरद पवार कहाँ चर्चा में है भाई? तो शरद पवार इस बहाने चर्चा में है। और रोटी उलटने पलटने की जो बात है तो उसको डबल मीनिंग मानिए। डबल मीनिंग ये मानिए या कहिए तो उधारी तलवार की तरह देखिए इसको। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि भैया रोटी उलटनी पलटनी चाहिए, मतलब ये मंत्रिमंडल जो है बदलो, या तो बीजेपी के लिए संकेत है कि भैया इसको हटा करके शिंदे को खुद मुख्यमंत्री बन जाओ फडणवीस, या कहा जा रहा है कि भैया ये सरकार गिरने वाली है, ये भी मान लीजिए। और तीसरा जो बिंदु है कि उनकी पार्टी में भी लोगों को, नए लोगों को लाना है, क्योंकि वो हर बार जब शरद पवार जो है वो नए लोगों को, बहुत लोगों को बनाया उन्होंने नेता, खाली अजित पवार को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके पहले जो है बहुत सारे नेता उनके जो आज हैं बड़े नेता माने जाते हैं, उनको शरद पवार ने खड़ा किया है। तो शरद पवार एक इस तरह के पॉलिटिशियन है कि वो घराना है, उनको आप एक व्यक्ति के तौर में मत मानिए। शरद पवार एक घराना है, मराठा घराना है, और वहां उनकी पॉलिटिक्स है, वहां दूसरा कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि कोई मराठा नेता आ जाए, लेकिन मराठा नेता नहीं पैदा कर पा रहे हैं बीजेपी के लोग। और जब तक मुझे लगता है शरद पवार हैं, मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार ने मराठाओं के लिए जितना किया है, और शुगर मिल और वो लॉबी और वो कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह वगैरह, इतना काम किया उन्होंने अपने इलाके में। कहते हैं लोग उनको कि जो है कृषि में कमाल काम किया है, सब सुखी है, बहुत सारे किसान उनके सुखी हैं। और जो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की बात आती है वो ज्यादातर विदर्भ के किस्से आते हैं, मराठवाड़ा के तो बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं। तो वो समझिए कि जो है शरद पवार, अच्छा शरद पवार में एक और क्वालिटी मानी जाती है कि शरद पवार किसी को भूलते नहीं है और वो मदद कर देते हैं सबकी। कोई विरोधी भी उनके पास आएगा, जिसे कहते हैं ना कि कर्ण के दरवाजे पे कोई अगर चला जाता था, जो मांगता था वो दे दिया जाता, तो कुछ भी मांगो, दानवीर कर्ण। तो शरद पवार भी इस मामले में है कि आप आकर के मांगिएगा तो ना नहीं कहेंगे, दे देंगे, कुछ निराश नहीं करेंगे। शरद पवार का चरित्र बताया जाता है। तो अगर समझिए कि अडानी साहब उनके घर चल करके आए कि भैया आप कुछ कर सकते हो, तो अडानी साहब के पुराने संबंध हैं उनसे, शरद पवार से के संबंध तो सबसे होते हैं। वो एक तरह समझिए, मैं अतिरेक हालांकि हो जाएगा मैं बोलूंगा तो जो महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं जानते उनको लगेगा कि ये अतिरेक कर रहे हैं, कि वो भगवान शिव की तरह है, उनके दरबार में सब रहते हैं, सांप बिच्छू। आपने बहुत पहले एक लेख में अपने लिखा भी था कि शरद पवार तो आज भले ही मोदी की गोदी में जाकर के बैठ गए, ऊपर बनाए हुए तो अडानी के लिए बनाए हुए शरद पवार के ही है, वो उस दौर का साथ है उनका। बिल्कुल। तो शरद पवार पॉलिटिशियन का भी साथ देते हैं, शरद पवार उद्योगपतियों के भी साथ चलते हैं, और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी रही है, ये मुंबई रही है, तो जाहिर है कि जो है राजनीतिज्ञों का परिचय होगा, जो उद्योगपति होंगे उनसे। अंडरवर्ल्ड से भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा, दाऊद इब्राहिम के साथ उनका जोड़ा जाता रहा नाम, कि उन्होंने उनके साथ संबंध थे। तो ये सारी चीजें राजनीति में तो है, तो हर चीज, हर तरह के दाग लगेंगे, हर तरह के सारा सफेद कपड़ा इसलिए तो पहनते कि दाग कम दिखे। तो ये जो समझिए कि शरद पवार बहुत तेज व्यक्ति हैं, और ये जो रोटी उलटने पलटने की बात है उसको तीन तरह से लीजिए। एक तो ये भी कहा जा रहा, कहना अर्थ उनका हो सकता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री बने, कहाँ शिंदे के पैर में पड़े हुए। और ये भी समझ लीजिए कि शिंदे जो अभी गए हैं, कि वहां अपने गाँव गए हैं, वो कहा जा रहा है कि रूठ के गए हैं, क्योंकि ये बात चल रही है कि वो फडणवीस को बनाया जाए मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता भी चाह रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें नहीं हुई है। तो क्योंकि शिंदे से जो अपेक्षा की गई थी वो हुआ नहीं, शिंदे नहीं तोड़ पाए शिवसेना को। और शिंदे, अब ये समझिए शिंदे का जहाँ दबदबा है, जो इलाका है थाने इलाका में खाली शिंदे की दादागिरी नहीं है, मतलब दादागिरी मतलब शिंदे का खाली वर्चस्व नहीं है। वहां पे जो है, जो राजन विचारे एमपी हैं, जो रह गए शिवसेना के साथी हैं, उनका भी बड़ा दबदबा है। और वहां जो एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड, जो मंत्री भी थे पिछले समय भी, उनका भी बड़ा दबदबा है। तो अकेला एक ऐसा नहीं है कि एक छत्र राज्य है, जो चाहेंगे वही होगा शिंदे साहब का। ठाणे में वो भी नहीं है, वहां भी बंटवारा है, वहां भी 3 धड़े हैं, और वहां भी चीजें आसान नहीं है। तो शिंदे साहब को लेकर के जो बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, उन्होंने जो सोचा था वो गलत साबित हुआ। अब फिर बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल दिया है, या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की चीजें आ रही है, उससे उनको पता है कि चूंकि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सरकार के पीछे चलने वाले तो नहीं है,
वो तो संविधान को पकड़ के चल रहे हैं और उनके बारे में चर्चित है। उनके पिताजी भी उसी तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने गए, चंद्रचूड़ साहब। तो एक जो संभावना जगी है संविधान को बचाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लागू होगा और ऐसी स्थिति में ये सरकार जाएगी, ये सब समझ रहे हैं जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारियां देने के लिए, चूंकि महाराष्ट्र की सियासत इस समय जो है सबसे ज्यादा सरगर्मी पैदा किए हुए है और उसको लेकर के कई अलग अलग तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कुछ और दिखा रहा है, डिजिटल मीडिया कुछ और बता रहा है और तमाम सारे लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से संभावनाएं बता रहे हैं। ऐसे में दर्शकों के लिए चूंकि ये बहुत जरूरी है कि जमीन से जो इसको देख रहे हैं वो हम उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें कि दरअसल वहाँ की जो सियासत है वो कहीं भी जो तमाम संभावनाओं की बात की जा रही है कि शरद पवार MBA खत्म हो रहा है, शरद पवार भाजपा पे जा रहे हैं, तो इन पर भी एक विराम लग सके और जनता तक जो है, दर्शकों तक। जी राम जी, एक लाइन और ऐड करते फिर कंक्लूड कर लीजिए। देखिए, आमतौर पे आज की तारीख में जो पत्रकार भी हैं वो सनसनी पैदा करते हैं। आप जो गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं या जो अखबारों में जो जिस तरह से न्यूज छपते हैं या जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, हम लोग जिस तरह की पत्रकारिता से आए हैं वहां बिना सबूत के कोई काम नहीं करते। हम लोग हवा में कोई तीर नहीं चला देते कि पता नहीं ये हो जाएगा। तो आज का जो चरित्र है वो सनसनी फैलाना। हो सकता है आपके दर्शक कल लगे कह रहे यार हम तो कुछ सनसनी चाह रहे थे, सनसनी तो कुछ बताई नहीं, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया पिक्चर। तो हम लोग जिस तरह की पत्रकारिता से आए हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि तथ्य पे बात की जाए, चरित्र पे बात की जाए। आप जब तक चरित्र विश्लेषण आपको नहीं होगा पॉलिटिशियन का, तब तक आप तथ्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तथ्य समझ में नहीं आएगा और उसका विश्लेषण नहीं कर पाइएगा। तो हमें चरित्रों के बारे में पता है कि चरित्र ये है, शरद पवार ये है, देवेंद्र फडणवीस ये है, अमित शाह ये है, दूसरे शिंदे ये हैं और शिवसेना ये है, उद्धव ठाकरे, हमें इनके चरित्र पता है। तो जब चरित्र पता होंगे तो उनके मूवमेंट आप आसानी से कैच कर लेंगे। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं उसमें तथ्य इंपॉर्टेंट है और तथ्य के साथ जो मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सनसनी नहीं फैला रहे हैं, बाकी सनसनी फैलाते रहते हैं। जी राम जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बाकी जो है अपडेट्स जो है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। शुक्रिया।